हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। क्या आवाज आ रही है आप सभी को? ओके, तो फ्रेशर ए और बी कंबाइंड क्लास में चल रही है, कंबाइंड सब जने हैं। तो फ्रेशर ए और बी में जैसे केमिस्ट्री में बात करें, जैसे मेरी क्लास में जो चल रहा है वो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है, और बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चल रहा था। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ऑलमोस्ट फ्रेशर ए और बी में ऑलमोस्ट बराबर पे है, मतलब कि ना जो टॉपिक्स हैं, जो लिस्ट है वो बराबर पे चल रही है। कि फ्रेशर ए में कॉन्क HNO3 तक अपन पहुंच चुके थे, और फ्रेशर बी में कॉन्क HNO3 थोड़ा पूरा मतलब कि थोड़ा क्या मतलब पूरा बता दिया था। लेकिन एक बार मैं वापस कॉन्क HNO3 वाली बात वापस मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि जिससे फ्रेशर ए का भी कवर हो जाए। फ्रेशर ए में ओनली कॉन्क HNO3 बस स्टार्ट ही करा था, और फ्रेशर बी में पूरा करा दिया था। चलिए, तो लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंटिन्यू करते हैं। सर, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की शीट डिस्कस नहीं होगी क्या? हाँ, वो डिस्कस करेंगे। चलो एक बार कंफर्म करना दो, क्या ये फ्रेशर बी में मिल चुकी थी ये शीट? फ्रेशर बी में टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की फ्रेशर बी वाला बच्चों बताओ। हाँ ठीक है, ओके। अरे नहीं मिली थी, मेहुल माथुर कह रहा है मिली थी, और हर्षित ये कह रहा नहीं, ऋतिक नो, नहीं मेरे ख्याल से ना शीट तो ना दोनों के लिए मैंने ना कहा था। सर मेहुल माथुर एक है, मेहुल माथुर एक है। नो, शायद नो, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके चलिए, तो ना टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की फिर शीट आज डिस्कस नहीं करते हैं, फिर इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इसी वीक मेरी नेक्स्ट क्लास एक और भी लगी हुई है, उस समय टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की शीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमें टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की शीट रीसेंड कर देंगे। ठीक है, तो आप कर लेना, फिर नेक्स्ट टाइम वाली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो बात चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं, और उसमें अपन पढ़ रहे थे कंसंट्रेटेड HNO3। कॉन्क HNO3 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सामने वाला को करता है ऑक्सीडाइज, एंड खुद होता है रिड्यूस। और जब भी कॉन्क HNO3 रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होकर क्या देगा? NO2 गैस। कॉन्क HNO3 रिड्यूस होकर क्या देगा? NO2। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 ऑलवेज गिव NO2 गैस इन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये बात अपन कर चुके थे। अब इसमें एग्जांपल्स लेते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो ऑलमोस्ट जो मेटल्स हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, जैसे आप अगर जिंक के अंदर कॉन्क HNO3 मिलाओ तो कॉन्क HNO3 क्या करेगा? जिंक को कर देगा ऑक्सीडाइज। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिंक को कर देगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करके इसको भेज देगा Zn+2 में, और खुद हो जाएगा रिड्यूस। और जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होकर क्या देगा? NO2। तो यहाँ पे बन जाएगी NO2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पे जो Zn+2 बनता है ना, उसको ऐसे बता दिया जाता है ZnNO3 होल ट्वाइस। इसको ऐसे बता दिया जाता है। अब ऐसे क्यों बताया जाता है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे है ना जो Zn+2 जो यहाँ पे है वो Zn+2 जो होगा किसी एनाइन का चार्ज बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे Zn+2 है तो इसका +2 चार्ज बैलेंस हो रहा होगा, और इसके +2 बैलेंस करने के लिए वहाँ पे एनाइन कौन है? नाइट्रेट। ठीक है, क्योंकि आपने HNO3 लिया है तो HNO3 का सॉल्यूशन है तो वहाँ पे एनाइन होगा नाइट्रेट। ठीक है, तो वो नाइट्रेट इसके चार्ज को बैलेंस करेगा, और एक Zn+2 के चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने नाइट्रेट चाहिए? 2 नाइट्रेट चाहिए। तो वहां पे प्रत्येक Zn+2 के चार्ज को 2 नाइट्रेट बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक Zn+2 के चार्ज को 2 नाइट्रेट बैलेंस करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे रिएक्शन में क्या लिख देते हैं? ZnNO3 होल ट्वाइस। इसको ऐसे बता दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ZnNO3 होल ट्वाइस जो लिखा है वो चार्ज बैलेंसिंग को बता रहा है। ठीक है, कि ZnNO3 होल ट्वाइस इसका मतलब एक जिंक जो हो रहा है 2 नाइट्रेट से बैलेंस हो रहा है। एक जिंक का जो चार्ज है वो 2 नाइट्रेट से संतुलित हो रहा है। ठीक है, तो अपन ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे जिंक
प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 गिव जिंक नाइट्रेट प्लस NO2। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या मान लेते हैं कि कहीं पे जब किताबों में ऐसा लिखा होता है ना, तो कुछ बच्चे ये समझ जाते हैं कि वहां पे जिंक नाइट्रेट बन चुका है, वहां पे ZnNO3 का सॉल्ट बन चुका है। ठीक है, कुछ बच्चे ये मान लेते हैं नहीं नहीं सॉल्ट नहीं बना है, वहां पे सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 अलग है, नाइट्रेट अलग है। ठीक है, बस वो नाइट्रेट और जिंक प्लस 2 एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, तो वो बैलेंसिंग दिखाने के लिए इनको साथ में बता दिया है। वैसे तो वहां पे पानी में जिंक अलग है, नाइट्रेट अलग है। ओके, ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए, आपको वो बैलेंसिंग दिखाने के लिए इन दोनों को साथ में बता दिया। तो इसलिए आप नोटिस करते होंगे हर बार कहीं पर भी अगर लिखा होता है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं एक्वस। तो एक्वस मतलब वो वहां पे घुले हुए, जिंक अलग है, नाइट्रेट अलग है। ऐसे ही और देखिए जैसे हमने कॉपर के अंदर मिला दिया कंसंट्रेटेड HNO3, तो कॉन्क HNO3 देखते ही क्लिक होना चाहिए कि कॉन्क HNO3 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा, कॉपर को कर देगा ऑक्सीडाइज, और कॉपर को ऑक्सीडाइज करके भेज देगा कॉपर प्लस 2 में। और आपने सामने वाले को कराया ऑक्सीडाइज, तो अगर आप सामने वाले को कर रहे हो ऑक्सीडाइज तो खुद क्या होंगे, रिड्यूस। और कॉन्क HNO3 जब भी रिड्यूस होगा तो क्या देगा, NO2। तो यहाँ पे साथ में क्या बनेगी, NO2 गैस। ठीक है, तो कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर जाएगा प्लस 2 में, और HNO3 खुद रिड्यूस होकर देगा NO2। ओके, और यहाँ पे जो कॉपर प्लस 2 बनता है उसको अपन यहाँ पे बता देते हैं CuNO3 होल ट्वाइस, ऐसे लिख देते हैं कि आप बुक्स में अगर रिएक्शन देखोगे तो बुक्स में आपको कॉपर प्लस 2 ऐसे नहीं बता के रखा होगा, ऐसे बता के रखा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे कॉपर प्लस 2 क्या कर रहा होगा, नाइट्रेट के चार्ज को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, और एक कॉपर प्लस 2 के चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 नाइट्रेट चाहिए, तो उसको एक साथ ऐसे बता देंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे सॉल्यूशन में कॉपर अलग है, नाइट्रेट अलग है। ठीक है, यहां पे लिख देंगे एक्वस। एक्वस मतलब कि ये वहां पे घुले में है, कॉपर अलग है, नाइट्रेट अलग है। ऐसे ही आपने एजी के अंदर आपने मिला दिया कंसंट्रेटेड HNO3, तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 देखते ही क्लिक होना चाहिए क्या, कि कॉन्क HNO3 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो सामने वाले को कर देगा ऑक्सीडाइज। सामने कौन है, Ag, तो ये Ag को कर देगा ऑक्सीडाइज, और इसको ऑक्सीडाइज करके भेज देगा Ag प्लस में, और खुद हो जाएगा रिड्यूस। और जब भी कॉन्क HNO3 का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगी, NO2। कंसंट्रेटेड HNO3 हमेशा रिड्यूस होकर क्या देता है, NO2। तो यहाँ पे रिलीज होगी NO2 गैस, और साथ में बनेगा Ag प्लस, और इस Ag प्लस को हम बता देंगे AgNO3। कि कोई भी सॉल्यूशन हो वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होगा, तो यहाँ पे जो Ag पे जो प्लस है वो प्लस बैलेंस हो रहा होगा, तो वो प्लस किससे बैलेंस होगा, नाइट्रेट से। तो हम इनको ऐसे बता देंगे AgNO3 कि एक Ag प्लस का जो चार्ज है वो एक नाइट्रेट बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख देंगे, लेकिन पानी में Ag अलग होगा, नाइट्रेट अलग होगा। ओके, ये बस लिख लीजिए। बच्चों चैट बॉक्स से हट जाओ। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए, जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। ठीक है, बाकी कोई डिस्कशन नहीं। और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो एक बार वापस मैं बता देता हूँ। मैं जो लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहाँ पे लास्ट में छोड़ी थी कॉन्क HNO3 पे, उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब बाकी कोई मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसी भी चर्चा पे। ठीक है, हट जाओ चैट बॉक्स से, ये लिखते जाओ। ठीक है, और जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ।
डन। कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गिना जाता है। कॉन्क HNO3 की जो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होती है वो कॉन्क H2SO4 से भी ज्यादा होती है, ये भी बात मैंने बताई होगी क्लास में, ठीक है। कॉन्क HNO3 ऑलमोस्ट मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, कि मतलब कि ऑलमोस्ट दुनिया में जो अच्छे खासे मेटल हैं, ठीक है, जो अपन हमेशा सुनते हैं, उनको वो ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कॉन्क HNO3 से पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। वापस सुनना, कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो ऑलमोस्ट मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ज्यादातर मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको ये पूरा ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कॉन्क HNO3 के साथ स्टार्टिंग में तो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में रिएक्शन करते जाएंगे, ऑक्सीडाइज होते जाएंगे, लेकिन एक समय के बाद रिएक्शन अपने आप बंद हो जाती है, काम अपने आप रुक जाता है। वहां पे मेटल खूब ढेर सारा पड़ा है, HNO3 खूब पड़ा है, लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं हो रही है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, मेटल ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कौन से मेटल हैं जो स्टार्टिंग में तो कॉन्क HNO3 के साथ कुछ रिएक्शन करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, तो वो कौन से मेटल है? तो ये मेटल्स कुछ आपने 10th की NCERT में भी पढ़े थे, ये 11th में भी लिखे हुए हैं और ये 12th में भी दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन 10th 11th 12th में 2-2 3-3 दे रखे हैं, लेकिन ये टोटल मेटल्स है कुछ 6 मेटल्स हैं, ठीक है। तो वो कौन से? कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ स्टार्टिंग में तो रिएक्शन करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, तो वो कौन है? वो है फेको नहीं, करारे आलू और बेल। फेको नहीं, करारे आलू और बेल। फे मतलब Fe, को मतलब कोबाल्ट, नहीं मतलब निकल, करारे मतलब क्रोमियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम और बेर मतलब बेरिलियम। फेको नहीं, करारे आलू और बेर, Fe, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, ये ऐसे मेटल हैं जो HNO3 से ऑक्सीडाइज तो होते हैं लेकिन पूरे ऑक्सीडाइज नहीं होते। ये मतलब कि HNO3 के साथ कुछ रिएक्शन करते हैं, स्टार्टिंग में रिएक्शन करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, वहां पे रिएक्शन अपने आप रुक जाती है, ठीक। HNO3 खूब पड़ा है, मेटल भी खूब पड़ा है लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। अब ऐसा क्यों? तो उसका रीजन NCERT ने दिया है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव ऑक्साइड लेयर। कि क्या होता है कि जब कॉन्क HNO3 इन मेटल के साथ जब स्टार्टिंग में रिएक्शन करता है तो इन मेटल को जब वो ऑक्सीडाइज करता है, तो जब ये मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं ना, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद इनका ऑक्साइड बन जाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे Fe का एग्जांपल लेते हैं, कि मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने Fe लिया और Fe में आपने मिला दिया कंसंट्रेटेड HNO3, तो कॉन्क HNO3 क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा। जब कॉन्क HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइज करके जब इसको Fe+2 में भेजेगा तो क्या होगा? ये जो Fe+2 जो होता है ना, वहां पे जो नाइट्रेट होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और ये Fe+2 और नाइट्रेट रिएक्शन करके बना देते हैं ऑक्साइड, वहां पे मेटल ऑक्साइड हो जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है लेकिन जैसे ही रिएक्शन होगी, जैसे ही कुछ मेटल ऑक्सीडाइज होगा, मेटल+2 बनेगा, तो वो मेटल आयन क्या करता है? नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेता है और वहां पे मेटल ऑक्साइड बन जाता है। और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में घुलते नहीं है, तो वो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं वो मेटल की सरफेस पे चिपकने लग जाते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जो होगा जैसे जैसे वो बनता जाएगा
तो वो मेटल की सरफेस पे चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा। इस तरीके से मेटल की सरफेस पे क्या होगा, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। और ये ऑक्साइड की लेयर इतनी हार्ड होती है कि ये इजीली रिमूव भी नहीं होती है, हटती नहीं है। इस कारण से आगे रिएक्शन बंद हो जाती है। तो ये बंद कैसे होगी रिएक्शन, इस बात को समझो। जैसे मान लीजिए कि ये जैसे कमरा है, तो ये कमरा जो है पूरा पूरा लोहे का बना है। यहाँ की जो दीवार है ना पूरी लोहे की बनी हुई है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ की जो दीवार है वो लोहे की है, तो यहाँ पे सरफेस पे Fe एटम्स होंगे, अंदर दीवार के अंदर भी Fe एटम्स होंगे, क्योंकि पूरी दीवार लोहे की है। तो बाहर भी Fe होगा, अंदर भी Fe होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस रूम के अंदर मिला दिया कंसंट्रेटेड HNO3। इस रूम को मैंने HNO3 से भर दिया, तो वो HNO3 क्या करेगा, दीवार के कांटेक्ट में आएगा, और दीवार जो है वो लोहे की है, तो लोहे को ऑक्सीडाइज करेगा, Fe को ऑक्सीडाइज करेगा, और Fe को ऑक्सीडाइज करके भेजेगा Fe+2 में। जैसे ही यहाँ पे Fe+2 बनता है ना, तो वो क्या करता है, नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। और नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके बना देता है ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्साइड बन जाता है। वो जो ऑक्साइड यहाँ पे बनता है ना, वो इस सरफेस पे चिपकने लग जाता है, जमा होने लग जाता है। तो मेटल ऑक्साइड जो यहाँ पे बनता है वो इस सरफेस पे जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और वो मेटल ऑक्साइड की लेयर इतनी हार्ड है वो अब रिमूव होती नहीं। तो इस कारण से क्या होता है कि अंदर वाला जो Fe है, दीवार के जो अंदर जो Fe है, वो इसके कांटेक्ट में आता नहीं है। जो यहाँ पे बाहर HNO3 है ना, उसके कांटेक्ट में अंदर वाला Fe आ नहीं रहा है, इसलिए रिएक्शन फिर बंद हो जाती है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होती है कुछ स्टार्टिंग तक ही होती है, स्टार्टिंग में रिएक्शन होती है और कुछ समय बाद रिएक्शन बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन होती है स्टार्टिंग में वो सरफेस के साथ ही होती है, सरफेस पे जो Fe है उसके साथ ही चल रही है। लेकिन जैसे जैसे उसके साथ रिएक्शन होती जाएगी, यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर बनती जाएगी, ऑक्साइड जमा होता जाएगा, तो फिर अंदर वाला जो Fe होगा वो रिएक्शन कर नहीं पाएगा, उसको मौका मिलेगा नहीं, इसे काम बंद हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका रीजन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव ऑक्साइड लेयर। एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो पैसिव होती है, जो आगे रिएक्शन नहीं करने देती है, ठीक है। और ऐसे कौन से मेटल है, फेको नहीं करा रहे आलू और बीट, कि ये कितने मेटल है, 6 मेटल्स हैं। तो ये 6 मेटल्स जो होते हैं HNO3 के साथ स्टार्टिंग में तो रिएक्शन करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनने लग जाता है जो सरफेस में चिपक जाता है। तो जिससे बल्क में जो है मेटल अंदर पड़ा है, डेप्थ में जो बल्क में जो मेटल अंदर है वो रिएक्शन नहीं कर पाता। लिख लीजिए।
ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन तो हो रही है, मतलब कि HNO3 जो है वो उनको ऑक्सीडाइज करता है और मेटल भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम होता है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ रिएक्शन होती है, जैसे ही मेटल आयन बनता है तो वो मेटल आयन आगे नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देता है। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि सर वो मेटल आयन नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड कैसे बना रहा है, तो उसके पीछे अपन नहीं जाएंगे, ये बात बस ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आगे मेटल ऑक्साइड बन जाता है और मेटल ऑक्साइड पानी में घुलते नहीं है तो वो सरफेस पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे। तो उस मेटल की सरफेस पे मेटल जो आपने लिया है, मेटल की प्लेट ली है, मेटल का बोर्ड लिया है या मेटल की जो दीवार ली है, उसकी सरफेस पे मेटल ऑक्साइड जमा होने लग जाएगा। वो जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी सरफेस पे एक मेटल ऑक्साइड की कोटिंग बन जाएगी और वो कोटिंग, वो लेयर इतनी टफ है कि वो अब आसानी से हट नहीं सकती। तो इस कारण से HNO3 जो होगा वो अंदर जो मेटल है, अंदर जो एटम है उस कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इसे रिएक्शन बंद हो जाती है, रुक जाती है। ओके, अगर अपन ये काम करें कि अगर इन मेटल का अगर चूरा ले लें, इनका मतलब कि इनकी कोई प्लेट ना ले, इनका कोई बोर्ड ना ले, इनकी कोई दीवार ना ले, इनका चूरा ले ले, पाउडर ले ले, उनको HNO3 के अंदर डाल दें, तो फिर रिएक्शन पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने चूरा ले लिया तो फिर तो क्या होगा, सारे एटम्स एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर तो वहां पे कोई ऑक्साइड की लेयर बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि सारे एटम्स फ्री हो जाएंगे, तो वो सभी इंडिविजुअली HNO3 के साथ रिएक्शन कर लेंगे, तो वहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर इनका चूरा ले लिया जाए तो रिएक्शन पूरी हो जाएगी। अब सुनना, तो ये जो मेटल्स जो होते हैं कौन HNO3 के साथ मतलब कि पूरी तरीके से रिएक्शन नहीं कर पाते, ठीक है, कि मतलब कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी रिएक्शन करते हैं और फिर रिएक्शन करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए ये मेटल काम आते हैं HNO3 को स्टोर करने के लिए। अगर आपको कहीं पे भी अगर कौन HNO3 अगर स्टोर करना है तो आप इन मेटल के वेसल के अंदर स्टोर कर सकते हो, क्योंकि बाकी मेटल को तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है, बाकी मेटल्स के साथ तो ये कंप्लीट रिएक्शन कर लेता है। तो अगर HNO3 को कभी अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो इन मेटल के वेसल के अंदर स्टोर कर सकते हो। अगर आपको HNO3 ट्रांसपोर्ट करना है तो आप इन मेटल के वेसल के अंदर रख के इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे तो ट्रांसपोर्ट तो अपन ग्लास के जो बीकर होंगे, ग्लास के जो वेसल्स होंगे उनमें भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्लास के जो बर्तन होंगे, कांच के जो बर्तन होंगे वो टूट सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, इसलिए ग्लास यूज नहीं करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इन मेटल्स को यूज करते हैं। इन मेटल के बर्तन लिए जाते हैं, उनके अंदर HNO3 डाल के HNO3 को ट्रांसपोर्ट करा जाता है। और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के वेसल ज्यादा यूज करे जाते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता है, तो वो सस्ता है तो वो इजीली अच्छा खासा मिल जाता है, तो इसके वेसल्स के अंदर HNO3 डाल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अब इसमें आगे किसी के दिमाग में बात आ सकती है कि सर गोल्ड और प्लेटिनम के लिए क्या कहना है, गोल्ड हो या प्लेटिनम हो, क्या उनके साथ रिएक्शन हो पाएगी? तो जवाब है नहीं। ये अगर मैं नहीं भी बताऊं फिर भी आपको ये बात तो मालूम ही है कि गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं ये तो इनर्ट मेटल होते हैं, इनका नाम ही है इनर्ट मेटल, ये तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो कोई भी हो ये तो रिएक्शन करते नहीं है, तो भले कौन HNO3 हो इनको कोई मतलब नहीं है। तो गोल्ड और प्लेटिनम तो इनर्ट मेटल है, इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती।
नेक्स्ट आगे इसमें कौन का थ्योरी में रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल। रिएक्शन विद नॉन मेटल। अब सवाल उठता है कि नॉन मेटल के बारे में क्या कहना है कि अगर कॉन्वेक्शन थ्योरी में अगर नॉन मेटल मिलाया जाए तो उनका क्या होगा। तो कॉन्वेक्शन थ्योरी जो होता है वो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, अच्छा खासा ऑक्सीडाइज कर देता है। बल्कि कॉन्वेक्शन थ्योरी जो होता है नॉन मेटल को उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर देता है। जो उनकी पॉसिबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वहां तक पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे आपने ना कार्बन के अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 मिला दिया तो क्या होगा, कॉन्वेक्शन थ्योरी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा। और बल्कि ये नॉन मेटल को उनकी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कार्बन की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4, तो उसको +4 तक ऑक्सीडाइज कर देगा। और +4 तक अगर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो कार्बन की क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगी। ठीक है, तो नॉन मेटल में अगर बात की जाए तो जैसे आप कोई नॉन मेटल मिलाओगे ना तो कॉन्वेक्शन थ्योरी क्या करेगा, नॉन मेटल को उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अगर आपने कार्बन मिलाया है तो उसको ऑक्सीडाइज करके भेज देगा +4 में, और कार्बन +4 में किस में रहता है, CO2 में, तो उसकी CO2 बन जाएगी। अब आपने सामने वाले को करा ऑक्सीडाइज तो आप खुद क्या होंगे, रिड्यूस। और कॉन्वेक्शन थ्योरी जब भी रिड्यूस होगा तो क्या बनेगी, NO2। तो यहाँ पे गैस निकलेगी NO2। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने अगर सल्फर मिला दिया कॉन्वेक्शन थ्योरी में तो क्या होगा, तो सल्फर भी एक नॉन मेटल है। तो जैसे ही कोई नॉन मेटल आएगा तो कॉन्वेक्शन थ्योरी क्या करेगा, उसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर देगा। जितना वो ऑक्सीडाइज हो सकता है उतना पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा। और सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6, तो उसको +6 तक भेज देगा। और +6 में सल्फर किस फॉर्म में रहता है, SO3 में, तो उसकी SO3 बना देगा। ठीक है, तो उसको +6 में भेज देगा। और +6 में सल्फर रहता है SO3 में, तो उसकी SO3 बन जाएगी। अब आपने सामने वाले को करा ऑक्सीडाइज, आप खुद क्या होंगे, रिड्यूस। तो जब भी खुद रिड्यूस होगा तो क्या देगा, NO2। ओके, अगर हमने ना कॉन्वेक्शन थ्योरी के अंदर मिला दिया फास्फोरस, तो आप फास्फोरस मिला दोगे तो क्या होगा, इसको भी पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा। और फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5, तो उसको +5 तक भेज देगा। और +5 में फास्फोरस किस में रहता है, H3PO4, तो उसका बना देगा H3PO4। ठीक है, उसको पूरा पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको +5 तक भेज देगा। जितना वो ऑक्सीडाइज हो सकता है उतना पूरा कर देगा और बना देगा H3PO4 और खुद हो जाएगा रिड्यूस। और जब भी खुद रिड्यूस होगा तो क्या देगा, NO2। तो यहाँ पे साथ में बन जाएगी NO2। ठीक है, हमने ना कॉन्वेक्शन थ्योरी में I2 मिला दिया। अब I2 भी सुनना, I2 भी एक नॉन मेटल है और अक्सर ये नॉन मेटल को क्या करता है, उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, कार्बन को +4 तक, सल्फर को +6 तक, फास्फोरस को +5 तक। अब आयोडीन की अगर हाईएस्ट देखी जाए तो वो +7 है, लेकिन आयोडीन को ये +7 तक भेज नहीं पाता है। आयोडीन को केवल ये +5 तक ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। अगर आप I2 मिलाओगे ना तो उसको केवल +5 तक ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, केवल उसको HiO3 बना के छोड़ देगा, आगे ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि I2 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन जो है वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पूरा ऑक्सीडाइज करना आसान बात नहीं है। तो ऐसे तो आप नॉन मेटल्स को जनरली उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक भेज देते हो, लेकिन आयोडीन को नहीं भेज पाते। क्यों, क्योंकि आयोडीन एक खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आयोडीन पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहां तक होता है, केवल +5 तक ही होता है, तो वहां पे बन जाता है HiO3। और आपने सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा तो खुद रिड्यूस होगी, तो खुद रिड्यूस होगी क्या देगा, जब भी इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगी, NO2। कॉन्वेक्शन थ्योरी ऑलवेज गिव NO2 गैस इन रिडॉक्स रिएक्शन। आई बात समझ में, ठीक है। ये चारों के चारों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पी ब्लॉक में दे रखी है, आपका जो 12th का पी ब्लॉक है ना उसमें चारों रिएक्शन दे रखी है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है और जेईई मेंस, जेईई एडवांस में कई बार पूछी जा चुकी है और कई बार पूछी भी जाएगी आगे भी। लिख लो, P4 भी लिख सकते हैं, P4 भी लिख सकते हैं, H3PO4 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं।
नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डाइल्यूट HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 पूरा हो गया, अपन ने इसकी बहुत अच्छी खासी चर्चा कर ली, ठीक है। उसकी पूरी की पूरी रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, वो सब कुछ देख ली। अब नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 भी जो होता है ना, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो सामने वाला को करता है ऑक्सीडाइज एंड खुद होता है रिड्यूस। लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो कॉन्क HNO3 जैसा नहीं है, ठीक है। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि वो भी HNO3 है, ये भी HNO3 है, तो ये भी HNO3 है, तो जैसे काम ये करता था वैसे वो भी करेगा। नहीं, ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। कॉन्क और डाइल्यूट एक जैसे नहीं होते हैं, भले ही उनका सूत्र समान है, भले ही उनका फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन उनकी हरकतें एक जैसी नहीं होती। कॉन्क और डाइल्यूट में रात दिन का अंतर होता है। जो काम कॉन्क करेगा वही डाइल्यूट करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कंसंट्रेटेड HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइल्यूट HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उसकी जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो अलग है। तो देखो वो क्या है वो बताता हूं। अगर कॉन्क और डाइल्यूट अगर एक जैसे होते, कॉन्क HNO3 और डाइल्यूट HNO3 अगर एक जैसे होते तो इनको मैं एक साथ ही बता देता, लेकिन मैं इनको अलग अलग बता रहा हूं, इसका मतलब कि ये अलग अलग है। तो डाइल्यूट HNO3 की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? तो देखो अगर डाइल्यूट HNO3 की बात की जाए तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब कि है ना, उसके जो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब जैसे कॉन्क HNO3 तो क्या होता था, हमेशा जब भी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता था तो खुद रिड्यूस होकर हमेशा NO2 देता था। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे अगर आपने डाइल्यूट HNO3 में मैग्नीज या मैग्नीशियम मेटल मिलाया है तो उस केस में क्या होगा, ये HNO3 उनको करेगा ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज करके इनका बनेगा मेटल नाइट्रेट। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मेटल का करेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो इनको ऑक्सीडाइज करेगा और इनका बनाएगा मेटल नाइट्रेट। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे साथ में क्या बनेगा, तो यहाँ पे साथ में बनती है H2 गैस, यहाँ पे साथ में H2 गैस बनती है, ठीक है, यहाँ साथ में H2 गैस बनती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये आपके 10th की NCERT में देखी है, ठीक है, कि मैग्नीज और मैग्नीशियम के अंदर आप डाइल्यूट HNO3 मिलाओ तो ये HNO3 इनको करता है ऑक्सीडाइज, ठीक है, और यहाँ पे साथ में जो है ना जो चीज बनती है वो क्या बनती है, H2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। इसका डिस्कशन अभी हम और करेंगे। फिर और जैसे बात की जाए, अगर आपने डाइल्यूट HNO3 में लिथियम से लेकर टिन तक का कोई मेटल मिलाया है, अकॉर्डिंग टू द ECS, कि अगर आपने डाइल्यूट HNO3 के अंदर लिथियम से लेकर टिन तक का अगर कोई मेटल मिलाया है तो उस केस में क्या होगा, HNO3 इनको करेगा ऑक्सीडाइज और इनको ऑक्सीडाइज करके भेजेगा मेटल नाइट्रेट में, इनका बनाएगा मेटल नाइट्रेट, ठीक है। तो HNO3 डाइल्यूट HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये मेटल को करता है ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो चलो मेटल को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन साथ में क्या बनेगा, तो कॉन्क में तो क्या होता था, हमेशा साथ में NO2 बनती थी, लेकिन यहाँ पे साथ में फिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ भी बन सकता है। मैग्नीज और मैग्नीशियम लोगे तो वहां पे साथ में बनेगा H2। लिथियम से लेकर टिन तक का कोई मेटल लिया ना तो यहाँ पे साथ में बनता है NH4NO3, NH4NO3 बनता है, ठीक है। अगर आपने डाइल्यूट HNO3 के अंदर लेड या लेड के बाद में आने वाले मेटल्स, लेड या लेड के बाद में आने वाले मेटल्स मिलाए, ठीक है, तो लिथियम से लेकर टिन तक का कोई मिलाओगे तो क्या होगा, उनको करेगा ऑक्सीडाइज और साथ में बनेगा NH4NO3। अगर टिन की बात कौन आता है, लेड ही आता है, ठीक है, लेड या लेड के आगे वाले मेटल्स, वो अगर कोई मेटल्स मिलाओगे ना तो इनको करेगा ऑक्सीडाइज और इनको ऑक्सीडाइज करेगा तो इनका तो बनेगा मेटल नाइट्रेट, और अब यहाँ पे साथ में बनती है NO गैस, यहाँ पे NO बनती है, ठीक है। तो मैग्नीज या मैग्नीशियम मिलाया है तो साथ में बनेगी H2 गैस, ठीक है। ये तो सबको पता है कि यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इनको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, तो इनका तो ऑक्सीडेशन होगा, इनका मेटल नाइट्रेट बनेगा, लेकिन साथ में क्या बनेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे
मेटल नाइट्रेट के साथ में बनती है H2। लिथियम से लेकर टिन तक का कोई मेटल है तो साथ में बनता है NH4NO3। लेड या लेड के आगे वाले कोई मेटल्स है तो वहां पे साथ में बनती है NO गैस। ओके, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम से लेकर टिन के बीच में मैग्नीज और मैग्नीशियम आते हैं, ठीक है, तो वो मैग्नीज और मैग्नीशियम की हरकत कुछ अलग है, इसलिए मैंने इनको पहले से ही अलग से बता दिया, ठीक है। अगर इनकी हरकत इनके जैसी होती तो इनको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम की हरकत अलग होती है, इसलिए इनको अलग से बता दिया। ओके, और लिथियम और टिन में मैग्नीज और मैग्नीशियम को हटा दो, बाकी जो भी आते हैं तो वो साथ में क्या करते हैं NH4NO3, ठीक है। और लेड के बाद में आने वाले मेटल्स में क्या बनेगी NO। अब जैसे लेड और लेड के आगे आने वाले मेटल्स में गोल्ड और प्लेटिनम भी आते हैं, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम तो क्या है, इनर्ट मेटल है, ठीक है, ये तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो इसमें नो रिएक्शन। ओके, तो वापस सुनो, डाइल्यूट H2O3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये मेटल्स को करेगा ऑक्सीडाइज और खुद होगा रिड्यूस, ठीक है। तो ये रिड्यूस होके क्या देगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि सामने कौन सा मेटल है। मैग्नीज और मैग्नीशियम होंगे तो हाइड्रोजन देगा, लिथियम से लेकर टिन तक कोई मेटल होंगे तो NH4NO3 देगा, और लेड होगा या लेड के आगे वाले कोई मेटल्स होंगे तो उसमें NO बनेगी, और गोल्ड और प्लेटिनम होंगे तो उसमें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम तो इनर्ट मेटल है, उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, लिख लीजिए। बच्चों अगर ना वीडियो अगर कुछ बीच में लैग कर रहा है तो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो नेटवर्क जो है वो वैसे ही चलेगा। कोई बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ में पैरेलल, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो बाद में। ओके, अब यहां से अपन कुछ एक अच्छी बात निकालते हैं, जो कुछ बच्चों को बहुत पहले से वो डाउट चल रहा होगा, ठीक है, किसी के दिमाग में वो डाउट्स पहले से आ चुके होंगे, अब जाकर वो क्लियर होंगे, ठीक है। और इससे आपको एक गजब की बात पता चलेगी, ठीक है। अगर ये बात अगर बच्चों को नहीं पता हो तो IIT में वो कंफ्यूज हो सकता है, भले उसको कितनी भी इंफॉर्मेशन पता है, भले उसको कितना भी पढ़ा दिया जाए, अगर उस बात को साफ साफ दिखाया नहीं जाए, कि डिफरेंस दिखाया नहीं जाए, तो ये बात अगर नहीं दिखाई जाए, नहीं पढ़ाई जाए तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा एग्जाम में। देखिए, पहले तो यहाँ पे एक बात ये कर लेते हैं, इसको याद करने का तरीका, मन मांगे हाइड्रोजन, डाइल्यूट H2O3, मन मांगे हाइड्रोजन। मन मतलब मैग्नीज,
मांगे मतलब मैग्नीशियम। अगर आपने डाइल्यूट HNO3 के अंदर मैग्नीज या मैग्नीशियम मिलाए हैं तो वहां पे क्या बनेगी? हाइड्रोजन। तो ऐसे याद रखने का तरीका, डाइल्यूट HNO3 मन मांगे हाइड्रोजन, मतलब मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ वो क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको खुद को पता चल जाएगी। और ये रिएक्शन आपके 10th की एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर में दे रखी है। ये 11th की एनसीईआरटी में भी नहीं है, 12th की एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये 11th 12th में कहीं नहीं है, 10th की एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये ढंग से अगर नहीं समझी जाए, इसको नहीं पढ़ाया जाए, आईआईटी वाले पूछ लेंगे, अच्छे अच्छे बच्चे इस पे गलत करके आ जाएंगे। देखो अब मैं आपको बिल्कुल एक पिक्चर क्लियर करता हूं जो आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, कि 10th से आप एक बात पढ़ते आ रहे हो कि मेटल प्लस एसिड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मेटल प्लस एसिड रिएक्शन करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। आपने 10th में ये बात पढ़ी होगी कि मेटल प्लस एसिड रिएक्शन करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये आपने पढ़ी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्या, कई बच्चे इस रिएक्शन को सच मान लेते हैं, हमेशा सच मान लेते हैं। ये रिएक्शन हमेशा सच नहीं है, ये हमेशा सच नहीं है, ये रिएक्शन हमेशा नहीं हो सकती। ये तभी हो सकती है कि जब आपका एसिड जो हो वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग, आपका जो एसिड हो वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो। ये रिएक्शन तभी हो सकती है कि जब आपका एसिड नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो मेटल होना चाहिए वो ECS में हाइड्रोजन से पहले आना चाहिए। तो ये रिएक्शन तभी सच है जब आपका मेटल जो हो वो ECS में हाइड्रोजन से पहले आना चाहिए, हाइड्रोजन से पहले आता हो, और एसिड जो होना चाहिए वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। अगर इसमें से कोई एक बात भी अगर फॉलो नहीं हुई तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो सकती। अभी लिखना मत कुछ, ठीक है, लिखने का समय दूंगा मैं आपको। अभी समझो, जैसे आप ना मैग्नीशियम को HCl के अंदर मिलाओ, तो मैग्नीशियम का आप HCl के अंदर मिलाओ, तो आप 10th में आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी और आपको आती भी है अभी भी कि मैग्नीशियम जो होता है वो HCl के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। और आप इसको कैसे पढ़ते हो? मेटल प्लस एसिड रिएक्शन करके क्या देंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे पढ़ते हो। अब देखो उसको पढ़ने का नजरिया बदलो। देखो आपने क्या बोला है? HCl, और HCl क्या है? एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। HCl जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, ओके। तो HCl जो होता है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है, तो यहाँ पे ये एसिड नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। ये मेटल जो है मैग्नीशियम, ये ECS में हाइड्रोजन से पहले आता है, बहुत ऊपर आता है, तो ये हाइड्रोजन से पहले आता है, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो फिर यहाँ पे मेटल प्लस एसिड वाली रिएक्शन हो सकती है कि मेटल प्लस एसिड वाली बात यहाँ पे बैठ जाएगी, तो यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन बन जाएगा, और बनता भी है, ठीक है। हाँ ना, HCl के अंदर जिंक मिला दें, HCl के अंदर जिंक मिला दें, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। ये बात आपने 10th में पढ़ के रखी है और ये आपको आती भी। अब देखो ये बात, देखो यहाँ पे ये बात फॉलो हो रही है। देखो जिंक जो है वो ECS में हाइड्रोजन से पहले आता है, HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, और मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो फिर यहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाली रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं एक काम करूँ, HCl के अंदर कॉपर मिला दूं, तो अब क्या होगा? अब जवाब है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये मेटल है, ये एसिड है, लेकिन रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के बाद में आता है, तो जो मेटल हाइड्रोजन के बाद में आएंगे वो H2 गैस रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो
तो कॉपर को आप एक्सेल के अंदर मिलाओ, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही आप सिल्वर ले लो, सिल्वर को एक्सेल के अंदर मिला दो, तो भी जवाब है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? कुछ बच्चों को लगेगा सर मेटल है ना, कि मेटल प्लस एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेटल जो है आपका वो हाइड्रोजन के बाद में आता है, ये जो Ag है वो ECS में हाइड्रोजन के बाद में आता है। तो जो मेटल हाइड्रोजन के बाद में आते हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकते, वो ऐसे रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो E0 है, इनकी जो EMF की वैल्यू है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। इसको आप E0 से भी समझ सकते हो कि भाई देखो कि यहाँ पे जो है ना मेटल प्लस एसिड वाली जो रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है, हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है और मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, कि आप जो ये रिएक्शन पढ़ते हो तो इसमें वो क्या है कि मेटल का हो रहा है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब इस बात को अपन E0 से समझ सकते हैं कि भाई देखिए हाइड्रोजन के रिडक्शन का E0 कितना होता है, 0। ठीक है, अब हाइड्रोजन से जो ऊपर आते हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर जो मेटल आते हैं उनकी E0 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। जैसे जिंक की बात करें कि जिंक की बात की जाए तो जिंक का E0 क्या होता है, -0.76 है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर आप H+ के अंदर जिंक मेटल मिलाओगे तो जिंक मेटल खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिड्यूस। क्योंकि ये कहता है कि मेरा E0 नेगेटिव है तो मेरा रिड्यूस होने का स्वभाव नहीं है, तो मैं तो ऑक्सीडाइज होना चाहता हूँ। तो फिर जैसे ये जिंक H+ के अंदर जाएगा तो इसका E0 ज्यादा है, इसका E0 कम है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज और ये हो जाएगा रिड्यूस। इस कारण से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाती है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम कॉपर की बात करें तो कॉपर तो जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है। अब हाइड्रोजन का E0 है 0, तो कॉपर का तो क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। और कॉपर का आपको याद भी है, कॉपर का कितना होता है, +0.34। कॉपर का E0 होता है +0.34, तो इसके E0 की वैल्यू तो 0 से ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर आप ना H+ के अंदर कॉपर मिलाओगे ना तो कॉपर जो होगा इसको रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर कहेगा मेरा E0 ज्यादा है, ठीक है, तो मैं इसको रिड्यूस नहीं करूंगा, मैं खुद रिड्यूस रहूंगा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन मेरे पास ही रखूंगा, क्यों दूसरे को दूं, बल्कि मेरा तो इलेक्ट्रॉन लेने का स्वभाव है। ठीक है, तो इसलिए मैं H+ को रिड्यूस नहीं करूंगा। तो अगर आप कॉपर को अगर आप एक्सेल के अंदर मिलाओगे, H+ के अंदर मिलाओगे तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर का EMF ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है, तो फिर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। आई बात समझ में? सेम सिल्वर के साथ भी, कि सिल्वर भी जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है। ठीक है, तो सिल्वर का E0 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सिल्वर का E0 ज्यादा है और हाइड्रोजन का कम है, तो सिल्वर इसको रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, और ऐसी बातें आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी थी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे सवाल भी करे थे। ठीक है, वो देखो आज काम भी कर रहे हैं। तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि मतलब कि मेटल कौन सा होना चाहिए, वो हाइड्रोजन से पहले वाला होना चाहिए, कि जो मेटल ECS में हाइड्रोजन से पहले आएगा वो मेटल क्या करेगा, H2 गैस रिलीज कर देगा, क्योंकि उन मेटल्स का जो E0 होता है वो नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन से कम होता है, तो फिर वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जो मेटल हाइड्रोजन के बाद में आते हैं वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका EMF हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो फिर वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करेंगे। ओके, तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो ये एग्जांपल देख लो। दिव्य कुमार अभी थोड़ा
थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं उस पर ही आने वाला हूँ। ओके, अब देखिए, अब और समझिए। अब देखिए, ध्यान देना है यहाँ, जैसे जिंक को अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के अंदर मिलाएं, जिंक को डाइल्यूट H2SO4 के अंदर मिलाया जाए तो क्या बनेगा? मेटल प्लस एसिड, मेटल है, एसिड मिला रहे हो, क्या होगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा भी, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 जो होता है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है, तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड ऐसा काम कर सकता है कि यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये आपने 10th में पढ़ा था, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं इस जिंक के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दूं, कॉन्क H2SO4 मिला दूं, ठीक है, ये भी एक एसिड है, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, क्योंकि ये कॉन्क H2SO4 जो है वो एसिड तो है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड मिला दिया ना, तो अब उस केस में हाइड्रोजन नहीं बनती, उस केस में एसिड खुद रिड्यूस होता है। तो कॉन्क H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, जिंक को, इसको भेजेगा जिंक +2 में, और कॉन्क H2SO4 खुद रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकलेगी? SO2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो अब आया समझ में कि मेटल प्लस एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन तभी बनाएंगे जब मेटल जो ECS में हाइड्रोजन से पहले आता हो और एसिड जो हो वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, ठीक है। अब जैसे भले ही आपने जिंक ले लिया है, हाइड्रोजन से पहले आता है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर एसिड ऑक्सीडाइजिंग मिला दिया तो इसमें H2 गैस नहीं निकल पाएगी। इसमें अब क्या होगा? हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं होगा, किसका हो जाएगा? एसिड का रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि एसिड खुद क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। तो अब ये फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि जिंक मेटल के अंदर डाइल्यूट H2SO4 मिलाएं तो H2 निकलेगी, लेकिन जिंक के अंदर कॉन्क H2SO4 मिलाएं तो SO2 निकलेगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसे ही सेम अगर मैंने Fe ले लिया, Fe के अंदर मैंने मिला दिया डाइल्यूट H2SO4, ये अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो ये अब आप बता सकते हो कि Fe के अंदर डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे तो सिंपल ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस H2, क्योंकि ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कह दिया जाए कि Fe के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दिया, तो जिन बच्चों को ये बात नहीं पता तो वो बच्चे क्या कर देंगे कि कॉन्क H2SO4 में भी ये सेम रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा FeSO4 प्लस H2, ठीक है। वो ऐसे सोच लेंगे कि मेटल है और एसिड है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। नहीं, हर एसिड के साथ हाइड्रोजन नहीं निकल सकती, वो एसिड जो होना चाहिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए तो ही हाइड्रोजन निकलेगी। अगर वो एसिड ऑक्सीडाइजिंग हो गया तो उस केस में एसिड खुद रिड्यूस होगा, और कॉन्क H2SO4 है तो कॉन्क H2SO4 रिड्यूस होकर क्या देगा? SO2। तो Fe को पड़ेगा ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस होकर क्या देगा? SO2, ठीक है। अब देखो और इंटरेस्टिंग बात कि मैं काम करूं यहाँ पे कॉपर ले लूं और कॉपर के अंदर हम मिलाएं डाइल्यूट H2SO4 तो क्या होगा? नो रिएक्शन। आप कॉपर के अंदर डाइल्यूट H2SO4 मिलाओ, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है वो ECS में हाइड्रोजन के बाद में आता है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन इस कॉपर के अंदर
मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दूं तो अब क्या होगा, अब रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, अब रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ये वाली नहीं होगी, कौन सी वाली होगी, कॉम H2SO4 की रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी कि कॉम H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको कर देगा ऑक्सीडाइज, ठीक है, और खुद हो जाएगा रिड्यूस, और खुद रिड्यूस होकर क्या दे देगा, एसिड, समझे, ठीक है। तो यहां से अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हर मेटल, हर एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं दे सकते, ठीक है। मेटल जो होना चाहिए वो ECS में हाइड्रोजन से पहले वाला होना चाहिए, और एसिड जो होना चाहिए वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, तभी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेंगे। वरना अगर आपका एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो फिर उस केस में हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं होगा, वहां पे एसिड का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। ये बात तो उसके भी समझ आनी चाहिए कि आपने एग्जांपल ले लिया था मेटल, हाँ, लेकिन इसको अगर वापस स्पष्ट नहीं किया जाए तो आगे जाकर कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए और जैसे जिंक के अंदर हमने ला दिया डाइल्यूट एटोनली, तो
क्या होगा, यहाँ पे डाइल्यूटेड एच नहीं मिला रहे हो, भले ही आप एसिड मिला रहे हो, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा तो उस केस में क्या होगा, वो एसिड खुद रिड्यूस होगा। ठीक है, तो डाइल्यूटेड HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको करेगा ऑक्सीडाइज, इसका बनाएगा जिंक नाइट्रेट। ठीक है, और ये खुद रिड्यूस होगा। और लिथियम से लेकर टिन तक अगर कोई मेटल अगर आप डाइल्यूटेड HNO3 में मिलाओगे तो क्या बनेगा, NH4NO3। तो यहाँ पे NH4NO3 बनेगा, अभी जस्ट बताया। यस। ठीक है, अगर इस जिंक के अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाया जाए तो सेम वही काम होगा, बस यहाँ पे जो प्लस प्रोडक्ट है, जो साथ में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। कि कौन HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करेगा और इसको ऑक्सीडाइज करके भेजेगा +2 में, इसका बनेगा जिंक नाइट्रेट, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या बनेगी, NO2। क्यों, क्योंकि कौन HNO3 ऑलवेज गिव NO2। ठीक है, हम यहाँ पे कॉपर ले लें, कॉपर के अंदर डाइल्यूटेड HNO3 मिला है तो क्या होगा, तो यहाँ पे बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस NO। ठीक है, और कॉपर के अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 मिला है तो क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2। ठीक है, हम यहाँ पे सिल्वर ले लें, सिल्वर के अंदर डाइल्यूटेड HNO3 मिला है तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NO। ठीक है, लेकिन सिल्वर के अंदर हम कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाते हैं तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NO। ओके, तो और बात क्लियर हो रही है कि मतलब कि मेटल प्लस एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन जो बनाते हैं, ये जो हमने बात पढ़ी थी 10th में, ये हमेशा सच नहीं है। ये तभी सच है जब आपका एसिड क्या हो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, और मेटल जो हो वो ECS में हाइड्रोजन से पहले आता हो। ठीक है, अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले लिया तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले लोगे तो उस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, उस केस में एसिड खुद रिड्यूस होगा, एसिड खुद रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये बात और क्लियर हो रही है कि जिंक बच्चों को लगता है कि सर जिंक तो हमेशा एसिड के साथ हाइड्रोजन देता है। ठीक है, नहीं, हर एसिड के साथ नहीं दे सकता। सामने अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा तो ही दे पाएगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग हो गया तो फिर वहां पे हाइड्रोजन नहीं बनेगी, वहां पे एसिड खुद रिड्यूस होगा। डाइल्यूट होगा HNO3 तो NH4NO3, कॉम HNO3 होगा तो NO2। ठीक है, अब सुनिए, अब इस कारण से, इस बात से ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मतलब कि अगर आप डाइल्यूट HNO3 के अंदर मैग्नीज या मैग्नीशियम लाते हो तो उस केस में अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बन जाती है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताई ना मन मांगे हाइड्रोजन, ये वाली बात इस कारण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने कहा ना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एसिड के केस में अगर हमारा एसिड अगर ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं बनती, एसिड खुद रिड्यूस होता है। हमने इतने एग्जांपल देखे कि अगर एसिड अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो वो एसिड खुद रिड्यूस होगा और खुद का ना रिड्यूस प्रोडक्ट बनाएगा, हाइड्रोजन नहीं निकलने देता है। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसिड का रिडक्शन नहीं होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है। तो डाइल्यूटेड HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हुए भी यहाँ पे खुद रिड्यूस नहीं हो पाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाती है। ठीक है, इसलिए ये बात क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में तो एसिड खुद रिड्यूस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं बनने देता है। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम के अंदर आप डाइल्यूटेड HNO3 मिलाओगे तो वहां पे एसिड का रिडक्शन नहीं होता है, वहां पे हाइड्रोजन का हो जाता है। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। अपन ने जब एक कंसेप्ट सीखा, अभी अपन ने जो एक बात पढ़ी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में अगर आपका एसिड ऑक्सीडाइजिंग होता है तो उस पर एसिड खुद रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन नहीं बनती। इतने केसेस पढ़े, ठीक है। लेकिन ये एक केस इस बात का क्या है, एक्सेप्शन है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम अगर दिख जाए डाइल्यूटेड HNO3 के साथ में तो वहां पे याद रखना हाइड्रोजन बनती है, वहां पे एसिड का रिडक्शन नहीं होता, वहां पे हाइड्रोजन का हो जाता है। भले ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन आपके 10th की एनसीईआरटी में देता है। तो इसलिए अगर ये बात अगर आपके आईआईटी में आ जाए और ये बात अगर आपने नहीं याद करके रखी है तो सभी बच्चे क्या करेंगे, HNO3 का रिडक्शन करा देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे HNO3 का रिडक्शन नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोजन बन जाती है।
लास्ट वाली बात मैंने ये कही कि हमने जो अभी डाइल्यूटेड HNO3 की जो एक लिस्ट बनाई थी ना कि मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन, लिथियम और टिन के साथ NH4NO3 और लेड या लेड के आगे आने वाले मेटल के साथ NO, ठीक है, अभी लिस्ट पड़ी थी ना, उससे मैंने ये बात एक निकाली कि मतलब कि अभी अपन ने चीज सीखी कि जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला एसिड होता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कॉन्ग H2SO4 अगर आप लोगे तो भले ही वो एसिड है, लेकिन जब वो चीजों को रिड्यूस करेगा, मेटल्स को जब ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, तो वहां पे साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, भले ही वो एसिड है लेकिन वहां पे हाइड्रोजन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो खुद रिड्यूस होगा। तो कॉन्ग H2SO4 हमेशा क्या करेगा? SO2 देगा, ठीक है, भले ही सामने कोई भी मेटल होगा तो SO2 देगा। कॉन्ग H2O3 हो गया तो हमेशा क्या देगा? NO2 देगा। लेकिन डाइल्यूटेड HNO3 में क्या होता है कि डाइल्यूटेड HNO3 मोस्ट ऑफ मेटल्स को जब ऑक्सीडाइज करता है तो खुद ही रिड्यूस होता है, लेकिन दो केस ऐसे हैं कि जिसमें वो खुद रिड्यूस नहीं होता है, उसमें हाइड्रोजन निकलती है, वो है मैग्नीज और मैग्नीशियम। जब ये मैग्नीज और मैग्नीशियम को जब ऑक्सीडाइज करता है ना, तो उसमें साथ में क्या बनती है? H2 बनती है, ठीक है। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड में तो हमेशा एसिड खुद रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन नहीं बनती। एसिड जो होता है वो खुद का रिडक्शन करता है, हाइड्रोजन का नहीं होने देता है। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाती है, इसलिए बात इंपॉर्टेंट होगी। आप समझे दिव्या अग्निहोत्री? तो अब इस बात को याद रख लीजिए, ये बात देखते क्लिक होनी चाहिए। डाइल्यूटेड HNO3 में अगर मैग्नीज मिला दिया या मैग्नीशियम मिला दिया, देखते क्लिक होना चाहिए, क्या बनेगी? H2 बनेगी, ठीक है। मेटल का होगा ऑक्सीडेशन और साथ में बनेगी H2, ठीक है। यहाँ पे एसिड खुद रिड्यूस नहीं होगा। ओके, अब ये करना जो अपन ने बात जो भी लिखी थी डाइल्यूटेड HNO3 में कि लिथियम से लेकर टिन तक के साथ मेटल के में क्या होता है कि डाइल्यूटेड HNO3 उनको करता है ऑक्सीडाइज और खुद होता है रिड्यूस, और रिड्यूस होकर क्या बनाता है? NH4NO3 बनाता है। ये लिखा है NH4NO3। तो एक बात ध्यान रखना, क्या होता है, हाँ यहाँ पे लिखो भाई कि NH4NO3 कहीं पर भी बनता है ना, तो वो आगे टूट जाता है N2O N2H2O, N2O plus 2H2O में। कि NH4NO3 अगर कहीं पर भी होता है ना, तो वो बनते ही आगे टूट जाता है N2O N2H2O में। तो लिथियम से लेकर टिन तक के वाले मेटल में अगर आप डाइल्यूटेड HNO3 मिलाते हो, तो वहां पे HNO3 रिड्यूस होकर क्या बनाता है? NH4NO3। तो वो NH4NO3 बनाता तो है, लेकिन हमें नहीं मिलता, हमें N2O मिलती है। क्यों? क्योंकि NH4NO3 जैसे ही बनता है ना, तो आगे डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के क्या दे देता है? N2O, ठीक है। आप अगर NCERT देखोगे ना, तो NCERT में क्या करके रखा है कि जिंक में डाइल्यूटेड HNO3 मिलाया है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और साथ में यहाँ पे N2O लिखा है, NH4NO3 नहीं लिखा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो NH4NO3 बताया था और NCERT ने N2O लिखा है, तो ये N2O कहां से आ गया? एक्चुअल में NH4NO3 बनता है, लेकिन NH4NO3 कहीं पर भी जैसे ही बनता है ना, बनते ही टूट जाता है और टूट के बना देता है N2O। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिलती है? N2O। तो वो बात आगे आप जोड़ दीजिए कि NH4NO3 आगे डिसोशिएट हो जाता है और डिसोशिएट होकर दे देता है N2O and 2H2O। डाइल्यूटेड HNO3 के अंदर Ag मिलाए तो कौन रिड्यूस होता है? HNO3 खुद रिड्यूस होता है। डाइल्यूटेड HNO3 में अगर Ag मिलाए तो HNO3 खुद रिड्यूस होता है, NO। बस डाइल्यूटेड HNO3 दो केस में खुद रिड्यूस नहीं होता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम में। बाकी उसके अंदर कोई भी मेटल मिलाओ, मेटल्स को करेगा ऑक्सीडाइज एंड खुद का करेगा रिडक्शन। लिथियम से लेकर टिन तक कोई मिलाओगे तो क्या बनेगा? NH4NO3, और वो NH4NO3 आगे चला जाएगा N2O में। और देखो N2O में नाइट्रोजन +1 में आ चुका है, ठीक है। पहले HNO3 में नाइट्रोजन किसमें था? +5 में, फाइनली किसमें चला गया? +1 में, तो हो गया रिडक्शन, ठीक है। और लेड के आगे वाले मेटल्स मिलाओगे तो उस केस में मेटल्स को करेगा ऑक्सीडाइज एंड खुद रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? NO।
ठीक है, चला जाएगा +2 में। ओके, तो ये लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन ने कुछ और बातें कर ली, ठीक है, और उससे पुरानी बातों को भी जोड़ लिया, ठीक है, और अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर भी हो गया। ओके, लेकिन अभी भी लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरी नहीं हुई है, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट टाइम और कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टाइम पूरी हो जाएगी। आज के लिए इतने, मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।